नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन की अगली कड़ी में भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के पश्चात आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसको मैं संक्षेप में डीपी बोलूँगा। कभी आपको बता दें कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये एक आदर्श के रूप में भारतीय संविधानविदों ने इसको रखा था और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, कल्याणकारी राज्य है। इसलिए सरकार से अपेक्षा की जाएगी कि जब भी वो जनता के लिए नीति निर्धारण करे, कोई भी सरकार जब कल्याणकारी समाज के लिए कार्य करे, तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर जरूर ध्यान दे, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भारतीय संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। क्योंकि आपने पढ़ा है भारतीय संविधान का प्रियम्बल कि उसमें भी लोक कल्याणकारी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गणतंत्रात्मक राज्य की बात करता है। वहाँ पर लोक कल्याणकारी और समाजवाद शब्द का उल्लेख किया गया है, जो कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते लिया गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेज जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर ध्यान देते हैं, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ये कहा था कि जब भी न्याय देते समय किसी प्रकार का संकट आ जाए और न्याय निर्णय में कशमकश आए, तब आप भारत के संविधान की उद्देशिका को जरूर पढ़ लें, और जैसे वो पढ़ेंगे उससे उनको न्याय निर्णय में आसानी मिलेगी। तो नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी, समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से बनाए गए थे और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व में उन आदर्शों को रखा गया है जिसको ध्यान में रख के सरकार को नीति निर्माण करना होता है। अब अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक कॉन्टिन्यूअस नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं नीति निर्देशक तत्वों का तो 3 भागों में बांट देते हैं, जो कि हमारे मूल संविधान में इस प्रकार से कैटेगरी नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है कि हमारा नीति निर्देशक तत्व इन 3 पार्टों में बटा हुआ है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत का से आप आज से समझ ही रहे हैं। समाजवाद, हमारा समाजवाद कैसा है, हमने पहले आपको बताया था भारत के संविधान के उद्देश्य का कि हमारा समाजवाद ऐसा है जिसमें निजी एवं सरकार दोनों की भूमिका होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, और जिसका उद्देश्य जनता के हित को ध्यान में रखना होता है। तो आप देखिए अनुच्छेद 39 में कई पार्ट है, जिसमें से मैंने महत्वपूर्ण पार्ट को लिखा है। ध्यान रहे, ये मैंने जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यह मुख्य परीक्षा रिटेन लिखित प्रश्न पत्र के दृष्टिगत बनाया गया है। अगर परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होती तब मैं इसको दूसरे तरीके से उल्लेख करता। तो अनुच्छेद 39 में सबसे महत्वपूर्ण, पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराना। सरकार से हम यही अपेक्षा करते हैं, और देखिए सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए तभी सभी प्रकार की नीतियां बनाती है, जिसमें कोशिश करता है कि लैंगिक असमानता ना हो और सबको रोजगार के साधन मिले। इसीलिए सरकार ने संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया गया है, ताकि उनको जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त हो सके। इसको ध्यान रखते हुए सरकार ने बहुत सी सरकारी योजनाओं में महिला मुखिया को ध्यान में रखा है, जिससे उसको जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो सके। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, लैंगिक विभेद नहीं होना चाहिए,
ये नीति निर्देशक तत्व में कहा गया कि दोनों को समान वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं कि पुरुष की कार्य क्षमता को ज़्यादा मानते हुए उसको ज़्यादा वेतन दिया जाए और महिला की कार्य क्षमता को कम मानते हुए कम वेतन दिया जाए। इसी में चौथा पॉइंट हमने लिखा है, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और आपके जिला न्यायालय में भी अगर किसी गरीब का कोई केस जाता है, निर्धन का कोई केस जाता है और वो निर्धन व्यक्ति खड़ा होता है तो तुरंत हमारे न्यायाधीश महोदय पूछते हैं क्या आपका कोई वकील है। अगर वो कहता है वकील नहीं है तो कहते हैं क्या आपको कोई कानूनी सहायता चाहिए। अगर उसकी अपेक्षा होती है तो कानूनी सहायता दिलाई जाती है, सरकारी वकील खड़ा होता है। बालकों को गर्मामय एवं अच्छे वातावरण में स्वास्थ्य का विकास, बच्चों को गर्मामय स्थान मिले, अच्छा वातावरण मिले, उसका स्वस्थ विकास हो। सरकारी जो PSC CSC होती हैं, बच्चों को इसी प्रकार से ध्यान रखते हुए, उनके टीकाकरण हर चीज़ को ध्यान रखते हुए, या कि कहीं पर क्रेच का व्यवस्था की जाती है। अगर सरकारी सेवा या प्राइवेट सेवा, मनरेगा तक में भी क्रेच की व्यवस्था दी गई है कि कोई महिला अगर आएगी रोजगार के लिए तो उसके बच्चों को ठीक तरीके से बेहतर उसके ध्यान रखते हुए क्रेच की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 41 कहता है, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं दिव्यांगता की स्थिति में कार्य, शिक्षा, लोक सहायता सुनिश्चित करना। अब देखिए हमारे देश में जो कल्याणकारी समाजवादी सरकारें होती हैं और लोकतंत्रात्मक सरकारें होती हैं, वो बेरोजगारी को ध्यान रखते हुए तमाम प्रकार की योजनाएं को चलाया गया कि कोई व्यक्ति बेरोजगार न रहे। वृद्धावस्था में आप देखिए कई प्रकार की पेंशन स्कीम है। 60 साल के ऊपर, 70 साल के ऊपर महिलाओं की वृद्धावस्था, अगर कोई नहीं है घर पे तो महिलाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन, पुरुषों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, विभिन्न प्रकार की वृद्धावस्था पेंशन है, कार्यक्रम है। बीमारी, दिव्यांगता की स्थिति में भी उनको तमाम प्रकार के लोक सहायता सुनिश्चित की जाती है। आपने देखा होगा सरकारें दिव्यांगता को ध्यान रखते हुए ट्राईसाइकिल, तमाम प्रकार की उनको जो नेसेसिटीज़ होती है उनको उपलब्ध कराना, शिक्षा में आरक्षण देना अलग से, इस प्रकार की व्यवस्था हमको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से बनाती है। तो सरकार, जैसे हमारी मंशा थी कि सरकार जब भी कोई नीति बनाएगी तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए आदर्श के रूप में काम करेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधानविदों ने कहा था कि सरकार अपने कार्य को करते समय नीति निर्देशक तत्वों को जरूर एक बार देखे, उसका अवलोकन करे और कोशिश करे कि देश की आज़ादी के बाद, संविधान के प्रवर्तन के बाद ये जो अनुच्छेदों में अपेक्षाएं हैं वो सरकारें पूरी करें, और सरकारें पूरी कर रही हैं। आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक सरकारों को। अनुच्छेद 42 कहता है, मानवीय एवं अच्छी कार्यदशाएं और प्रसूति सुविधा का प्रावधान। आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के सरकारी, चाहे नौकरी हो, चाहे प्राइवेट सेवा हो, आपका चाहे आपको गरीबी से ऊपर उठाने के लिए रोजगार दिया जा रहा हो, वहाँ पर मानवीय और अच्छी कार्यदशाओं की व्यवस्थाएं की जाती है। और प्रसूति सुविधा का प्रावधान, विभिन्न प्रकार की स्कीम चली हुई है कि अगर कोई भी प्रेगनेंसी होती है, किसी प्रकार की स्थिति ऐसी आती है तो तुरंत एम्बुलेंस और गाड़ियां हमेशा व्यवस्था गांव-गांव पे रहती हैं। तो ये अनुच्छेद 42 को हमने राज्य के निर्देश तत्वों से लिया गया है। अनुच्छेद 43 कहता है, सभी को जीविका की अच्छी और एवं अच्छी जीवन स्थिति प्रदान करना। ठीक है, ये ऊपर भी आ गया है, जीविका और अच्छी जीवन स्थिति प्रदान करना एक हमारा उद्देश्य है। अनुच्छेद 43A कहता है, श्रमिकों को उद्योग प्रबंधन में भागीदारी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो आप इसको हम बता दें कि आप जो श्रम संघ हैं, जो विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं, आप देखिएगा वहाँ पर श्रमिकों का एसोसिएशंस है, कर्मचारियों की एसोसिएशंस है। ये इसी अनुच्छेद 43A से लिया गया है कि अपेक्षा किया जाता है कि उनको भागीदारी करिए। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, केंद्र सरकार में, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी संस्थाएं इस काम को कर रही हैं, जिसमें उद्योगों में प्रबंधन में भागीदारी होती है, और इसी प्रकार से लोकतांत्रिक और समाजवादी राज्य की स्थापना हो रही है। अनुच्छेद 47, पोषण एवं जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। कोशिश, संविधानविदों ने कहा कि आप सरकार कोई नीति बनाए तो कोशिश करें न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड हेल्थ का स्तर ऊंचा करना। आप इसको देख ही रहे हैं, जीवन स्तर और स्वास्थ्य का स्तर को ऊंचा करने के लिए सरकार बहुत से योजनाएं चला रही है, बहुत से हेल्थ स्कीम चला रही है। तो उसको अंतर्गत
इस काम को किया जा रहा है और जो भी स्कीम चलाई जाती है लोक कल्याण के दृष्टिगत वो कहीं ना कहीं से राज्य के नीति निर्देशक तत्व से प्रभावित होती है। ये तो आपके समाजवादी सिद्धांत थे जिसका हमने बात किया। अब आता है नंबर 2, गांधीवादी सिद्धांत। गांधी जी जिन विचारों को प्रवर्तक थे, जिन विचारों के, जो उनकी सोच थी, वो सोच हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40, 43, 46, 47, 47 में दिख रहा है। देखिए अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन। आप देखिए ग्राम पंचायतें पूरे हिंदुस्तान के ग्रास रूट लेवल में, ये तो नीति निर्देशक तत्व था अनुच्छेद 40। सरकार या हमारी संसद ने कहीं आगे जाकर इसको संवैधानिक स्थान दे दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया। लोअर लेवल पर ग्राम पंचायतें, मिडिल लेवल पर पंचायत समिति जिसको ब्लॉक कहते हैं, और जिला लेवल पर जिला पंचायतों का गठन किया। तो अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत संविधान के निर्माण के समय तब ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, केवल ये एक आदर्श के रूप में रखा गया था कि ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ना कि बाउंडिंग था। ये बाउंडिंग नहीं था बल्कि एक्सपेक्टेशंस था, ये हमारा केवल आइडियल था। लेकिन सरकार ने 1992 में इसको संवैधानिक प्रावधान बना दिया और इसको रूल आपके लॉ से बाइंड कर दिया। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों की स्थापना बात करता है। गांधी जी कहते थे कि कुटीर उद्योगों का अगर विकास होगा तो लोकल लेवल पर रोजगार प्राप्त होगा। आप देखिए हर एक आपका प्रोडक्ट और एक ज़िले का जो स्कीम चल रही है वो इसी से है कि हर ज़िले, हर क्षेत्र हैंडीक्राफ्ट का विकास हो, विभिन्न प्रकार को जो क्षेत्रीय वस्तुएं हैं उनका अधिक से अधिक विकास हो। यह अनुच्छेद 43 से कुटीर उद्योगों से लिया गया है। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का ध्यान रखना। ये आप लागू है ही है, आपका संवैधानिक रूप से भी लागू है और साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में आप कहेंगे तो एक प्रकार का समाज और कल्याणकारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। हर जगह पर कोई भी स्कीम बनाई जाती है तो देखा जाता है अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग, शैक्षणिक, आर्थिक, उनका हित सुरक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनको अलग से उसमें उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है कि कम से कम इतने लोग, इतने परसेंट लोग इस योजना में इनको आना चाहिए। इनसे आच्छादित की जाती है सारी योजनाएं। अनुच्छेद 47 गांधी जी मादक पदार्थ के खिलाफ थे तो कोशिश की गई कि मादक पदार्थ जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है उसे निषेध किया जाए। बहुत हद तक हर जगह पर ये लागू भी है, लेकिन बहुत से राज्य अभी भी अपने रेवेन्यू को ध्यान रखते हुए इस पर पूरी तरह निषेध नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश किया जाता है कि किसी भी तरीके से नुकसानदेह ना हो। अनुच्छेद 48 गौवध बधशालाओं पर रोक लगाई गई थी, स्लॉटर्स को पर प्रतिबंधित किया गया था, अनुच्छेद 48 कहता है। तो आप गांधीवादी सिद्धांत को याद कर लेंगे। उसके बाद आता है उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उदारवाद को ध्यान रखते हुए इसको और ध्यान दिया जाए और व्यवस्थित तरीके से इसको इंटेलेक्चुअल बेस पर इसको लागू किया जाए। अब देखिए अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, इसमें बहुत इस पर बहस हो रही है और इसको लागू करने की बात चल रही है, जिसको हम यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, के सभी संप्रदाय के लोगों को एक जैसी व्यवस्था में एक कानून होना चाहिए। तो ये आदर्श था, अब धीरे धीरे इसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास चल रहा है। और अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षण, स्वास्थ्य, देखभाल। आपको हमने बताया था मौलिक अधिकार में अनुच्छेद संशोधन किया गया, 21A डाला गया और यहाँ पर 45 में है 6 वर्ष तक के बच्चे। ध्यान रहे, तभी ये बच्चे आंगनवाड़ी में जो बच्चे जाते हैं वो 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनका शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को ध्यान रखते हुए रखा जाता है। अनुच्छेद 45 आंगनवाड़ी में जाने वाले बच्चों के संबंध में, और 6 वर्ष के बाद वो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आ जाते हैं। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक प्रबंधन। कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक प्रबंधन साइंटिफिक तरीके से उनका टीकाकरण, उनको रख रखाव के बाद चलती है, इसलिए विभिन्न प्रकार के कृषि एवं पशुपालन विभाग बनाए गए हैं कि आप उनका मैनेजमेंट
एक साइंटिफिक तरीके से किया जाए। 48 से पर्यावरण वन संरक्षण, ये जो ए जहाँ पर लगा हुआ है तो ये मान लीजिएगा ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पर्यावरण वन संरक्षण 42वें संविधान 76 द्वारा जोड़ा गया है। 49 कहता है ऐतिहासिक रुच के स्मारकों स्थानों का संरक्षण। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी इन्हीं सभी उद्देश्यों के लिए है और ये अनुच्छेद 49 को ध्यान रखते हुए संरक्षण कर रहे हैं। बहुत से क्षेत्र जो छूट गए हैं, बहुत से ऐतिहासिक रुचि के स्मारक स्थान नहीं संरक्षित हो रहे हैं, धीरे धीरे अनुच्छेद 49 से गवर्न करते हुए सरकार उनको भी अपने परव्यू में ले रही है, अपने कार्यक्षेत्र में ले रही है। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से अलगाव। देखिए, अगर न्यायपालिका कार्यपालिका एक हो जाएगी तो संविधान डगमगा जाएगा, संविधान को बचाए रखना, संविधान को अक्षुण्ण रखना कठिन हो जाएगा। कार्यपालिका का उद्देश्य है कि कार्यपालिका अपने काम को करे और न्यायपालिका अपने काम करे, दोनों पृथक है। इसीलिए भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को ऑटोनमस दिया है, स्वतंत्रता दिया है आपको, वो अपने स्वायत्त तरीके से, ऑटोनमस तरीके से किसी भी निर्णय को ले सकती है। और इसीलिए संविधानविदों ने न्यायपालिका के लिए कहा है कि ये संविधान के रक्षक है, संविधान को रिव्यू कर सकता है संविधान। यदि न्यायपालिका, यदि हमारी संसदीय विधायिका कोई कानून बनाती है, संसद विधायिका को कोई भी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर वो कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, किसी वित्त का उल्लंघन करता है और वो मूलभूत ढांचा है, तो उस हद तक हमारा संसद का कानून विधि शून्य हो जाएगा। इसीलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से भी अलग रखा गया है, विधायिका से भी अलग रखा गया है। हमारे देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के तीनों के अलग अलग काम बटे हैं। आगे चलकर जब इस पर हम कोई अलग से टॉपिक आएगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है कि हम प्रयास करेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान रखते हुए जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति होगी और सुरक्षा होगा, इसमें से अगर हिंदुस्तान को कोई भी, भारत को कोई भी प्रयास करना होगा तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत हम उसे अपने इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के रूप में लिबरलिज्म को ध्यान रखते हुए उसको हम आगे प्रमोट करेंगे। अब आता है अनुच्छेद 37 में हमने आपको बताया नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। पेपर में आएगा कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कीजिए और ये बताइए कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार से किस प्रकार से भिन्न है। तो ध्यान रहे, अनुच्छेद 37 कहता है नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, और जबकि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होता है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्व की उपेक्षा करता है तो उन्हें निश्चय ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। कोई भी सरकार आती है तो नीति निर्देशक तत्वों को जो उल्लेख किया गया है, कोशिश किया जा रहा है कि सारे अनुच्छेदों पर ध्यान रखते योजना बनाए, और ये हमारे राष्ट्र की, हमारे लोकतंत्र की, हमारे समाजवादी, कल्याणकारी, प्रजातंत्रात्मक राज्य की एक खूबी है कि हम देख रहे हैं कि सभी के सभी अनुच्छेद किसी न किसी सरकार की नीति के द्वारा, योजना के द्वारा लागू हो चुकी है। यूसीसी पर विचार चल रहा है, संभव है कि भविष्य में सामान्य नागरिक संहिता भी लागू हो जाए। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। वास्तव में नीति निर्देशक तत्व लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है और इन लक्ष्यों को मूल अधिकार के माध्यम से प्राप्त करना है। भाग 3 एवं भाग 4, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं और मूल अधिकार भाग 3 में आते हैं, के बीच संतुलन संविधान की आधारशिला है। तो दोस्तों, ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, मेरे वीडियो को बार बार सुन लें, स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना लें। ये मेंस के दृष्टिगत नोट्स बनाए गए हैं, सरल भाषा में है, आसान भाषा में है, और बहुत विस्तार में आप किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश न करें, क्योंकि 3 घंटे में जब सामान्य अध्ययन का पेपर आएगा तो आप अगर सामान्य और आसान भाषा में कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक तैयार करके रखे होंगे तो आसानी से आप उसे लिख पाएंगे। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, किसी नए विषय पर फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।